नमस्कार और आप सभी का स्वागत मेरे इस चैनल कोर्से में। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अगले जजमेंट से जो एमसीओसी कानून से जुड़ा है। जैसे कि ये सिलसिला कुछ दिनों से मैं पेश कर रहा हूँ, तो आज का जो जजमेंट है उसके साइटेशन के बारे में बात करूँ, यानी कि कॉस्ट टाइटल जो है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शिवा एलाइज शिवाजी रामजी सोनवणे। और साइटेशन है जो केस के बारे में वो 2015 ब्रैकेट में 14 SCC 272। आई रिपीट 2015 ब्रैकेट कंप्लीट 14 SCC 272। साइटेशन वगैरह तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और ये 24 जुलाई 2015 को जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस भानुमति की बेंच ने यह फैसला दिया। हालांकि ये मसला भी जो है जो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एमसीओसी कानून को इन्वोक करने के लिए पिछली चार्जशीट का, एक से ज़्यादा चार्जशीट का आया जहाँ पे कॉग्निटिबल ऑफेंस किसी कोर्ट ने लिया हो और एक से ऊपर चार्जशीट है। तो इस मसले में मैंने पिछले वीडियो में भी जो कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थे उसमें भी इस जजमेंट का जिक्र हुआ है। तो उसी संदर्भ में ये जो है आज का वीडियो और इस जजमेंट का डिस्कशन। तो मुद्दा जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि क्या केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ पुराने मामले में चार्जशीट दाखिल होने से ऑर्गेनाइज क्राइम का दोषी ठहराया जा सकता है उसे। और अगर इसे मैं सरल भाषा में कहूँ तो क्या स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस सच एज एमसीओसी के तहत सज़ा देने के लिए सिर्फ आपराधिक इतिहास काफ़ी है। इसी दृष्टिकोण से ये फैसला है 2015 में दिया गया जस्टिस TS ठाकुर और R भानुमति की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई 2015। अब केस का बैकग्राउंड ये है कि ये मामला दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के पास कापर खेड़ा क्षेत्र में सक्रिय दो कथित गैंग से जुड़ा था। एक गैंग का नेतृत्व शिवा, यानी कि जो यहाँ पे पिटिशनर है शिवाजी रामजी सोनवणे कर रहा था, और दूसरे गैंग का जो नेतृत्व है वो एक महमूद खान पठान के जिम्मे था, यानी वो नेतृत्व कर रहा था, वो लीड कर रहा था। तो ऐसे दो गैंग थे, राइवल गैंग्स। और प्रोसिक्यूशन का जो केस था, आरोप था कि इन गैंग्स के विरुद्ध कई पुराने आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, यानी दोनों गैंग के बीच में। शिवा गैंग के खिलाफ लगभग 42 चार्जशीट और जो महमूद खान पठान के गैंग है उनके खिलाफ लगभग 30 चार्जशीट का जो है वो उल्लेख किया गया था। अब इसके बाद एक मारपीट और आगजनी की घटना होती है और फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस ने एमसीओसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। तो स्पेशल कोर्ट ने जो आरोपी थे एमसीओसी के तहत जिन्हें दोषी ठहराया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील में उनकी सज़ा रद्द कर दी और उन्हें बरी कर दिया, यानी कि एक्विट कर दिया।
तो स्पेशल कोर्ट जिसने कन्विक्ट किया था, इवेंचुअली बॉम्बे हाई कोर्ट सेट असाइड दैट कन्विक्शन एंड एक्विट्स द अक्यूज्ड। अब इस एक्विटल के खिलाफ जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में मेन इशू ये था कि क्या केवल यह साबित करना कि आरोपी के खिलाफ पिछले 10 वर्षों में 2 या अधिक चार्जशीट दाखिल हुई थी और अदालत ने उन पर कॉग्निजेंस लिया था, एमसीओसी की धारा 3 के तहत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। तो इशू ये कि 2 से ज़्यादा चार्जशीट दाखिल होना, उस पर किसी अदालत का कॉग्निजेंस लेना, ये एमसीओसी की धारा 3 के तहत दोष सिद्धि के लिए सफिशिएंट है। अब एमसीओसी में कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि निरंतर गैर कानूनी गतिवाद की बात कही गई है। इसके लिए सामान्यतः पिछले 10 वर्षों में 2 या अधिक चार्जशीट ऐसे अपराधों के संबंध में दाखिल होना आवश्यक है जिनकी सज़ा 3 वर्ष से अधिक हो, यानी कि एनी ऑफेंस विच इज़ कॉग्निजेबल इन नेचर एंड पनिशेबल फॉर मोर देन 3 years इम्प्रिजमेंट, ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो चार्जशीट फाइल हुई है 2 से ज़्यादा, तो वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन के अंदर उसे लाया जा सकता है। लेकिन एमसीओसी का उद्देश्य केवल पुराने मामलों वाले व्यक्तियों को दंडित करना नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन को ये भी साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा कि किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के रूप में या उसकी ओर से कार्य किया, हिंसा, धमकी, डराने धमकाने, बल प्रयोग या अन्य गैर कानूनी साधनों का उपयोग किया और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लाभ, अनुचित लाभ या अन्य लाभ प्राप्त करना था। ये प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जो एक्विटल का जो जजमेंट था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के कन्विक्शन को सेट असाइड किया था और द अक्यूज्ड वेयर सेट फ्री, यानी कि एक्विट कर दिया था, उस फैसले को सही माना और उस फैसले को बरकरार रखा। पुरानी चार्जशीट्स और उन पर कॉग्निजेंस लिया जाना केवल एक आवश्यक शर्त है, यानी कि इट इज़ नेसेसरी कंडीशंस, लेकिन वह अकेले एमसीओसी के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि एक से ज़्यादा चार्जशीट का होना एक वन ऑफ द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स और कंडीशंस अंडर द एक्ट, बट वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज क्राइम सिद्ध करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर सरल शब्दों में कहूँ कि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड होना और उसके खिलाफ कई मामलों में चार्जशीट दाखिल होना अपने आप में उसे एमसीओसी के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम का दोषी नहीं मानता। तो प्रोसिक्यूशन को वर्तमान मामले में भी ऑर्गेनाइज क्राइम के सभी आवश्यक तत्वों का संदेह से परे साबित करना लाजमी है, ज़रूरी है। इस मामले में जिन मूल आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के आधार पर एमसीओसी लगाया गया था, उनमें आरोपी बरी हो चुके थे, इसलिए केवल पुराने मामलों की चार्जशीट के आधार पर एमसीओसी में दोष सिद्ध कायम नहीं रह सकता। तो रेशो डिसेंडी जो है वो यही है कि चार्जशीट आरोप है, दोष सिद्धि नहीं है, यानी कि चार्जशीट इज ओनली डॉक्यूमेंट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन that does not mean that it is a document which proves the guilt of the accused
और एमसीओसी के तहत सज़ा के लिए पुराने मामलों के अतिरिक्त वर्तमान ऑर्गेनाइज क्राइम एक्टिविटी का भी प्रमाण आवश्यक है। और इस लिहाज से यह जजमेंट जो है अपने आप में एक प्रेसिडेंट सेट करता है। कई बार ऐसा पाया जाता है कि एमसीओसी को इन्वोक करने के लिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस अथॉरिटीज़ जो पुरानी चार्जशीट का हवाला देते हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ पुरानी चार्जशीट के बिना पर आप किसी को एमसीओसी के प्रावधान के अंदर अगर इम्प्लीट करोगे तो वही एक अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है कि उसकी प्रेजेंट कंडीशन में भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो कॉग्निजेबल इन नेचर होना चाहिए, 3 साल के ऊपर की सज़ा होनी चाहिए और वो अपने आप में अलग से एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता कि जिससे किसी को एमसीओसी के तहत दोषी पाया जाए। और भी जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन को। तो ये था आज का वीडियो एमसीओसी के इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करते हुए। अब अगले 2-4 और वीडियो होंगे मेरे हिसाब से, 2 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एमसीओसी कानून में यही कुछ जजमेंट्स हैं जिनका बारी बारी से प्रेसिडेंट के तौर पे जिक्र होता है, डिस्कशन होता है। ये सारे लैंडमार्क्स हैं और इसी के बिना पर और भी रिसेंट जजमेंट्स वगैरह आए हैं, लेकिन ये एक अपने आप में एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है। तो और भी 3 या 4 जजमेंट्स हैं जो मैं कवर अप करूँगा। मैं बता भी देता हूँ कि कौन से मैं अभी आगे कवर करूँ। तो वो अरुण वर्सेस स्टेट अगर मैंने कवर नहीं किया होगा तो उसे करूँगा। अभिषेक तो मैंने कवर किया, गुजरात कवर ही किया है मैंने, विनोद असरानी कवर ही किया है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए। कर्नल पुरोहित का एक जजमेंट है जो मैं कवर करूँगा और ज़कीर अब्दुल मिराजकर का एक जजमेंट है और ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं। बेल के लिहाज से जो है वो रंजीत सिंह और अपना भरत शाह, ये जजमेंट अपने आप में लैंडमार्क है। तो रंजीत सिंह भी मैंने कवर किया है, भरत शाह भी मैंने कवर ही किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क्स है। एक और जजमेंट है गगन नेपाली का, बॉम्बे हाई कोर्ट का है, तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो ऐसे 3-4 ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें अब। तो उम्मीद है कि अगले 3 या 4 वीडियो में एमसीओसी का टॉपिक कवर हो जाएगा, जहाँ तक कि जजमेंट्स की बात करूँ मैं। फिर देखते हैं उसके बाद कोई नया डोमेन ऑफ लॉ मैं सोचूंगा, रिसर्च करूँगा, फिर उसके आगे का सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड सी यू, टेक केयर।